विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश संविधान में संसद और संसद में संसद की संप्रभुता का क्या आशय है। देखिए, ब्रिटिश संसद सबसे प्राचीनतम संसद है, विश्व के सभी संसदों की जननी मानी जाती है। ब्रिटिश संसद में संप्रभुता का अर्थ ये है कि ब्रिटिश संसद सामान्य विधायी प्रक्रिया के आधार पर किसी भी प्रकार का कानून बना सकती है, चाहे वो साधारण कानून हो और चाहे संवैधानिक कानून हो, और इस प्रकार जो है वो दोनों प्रकार के कानूनों को बना सकती है और उसके द्वारा बनाए गए कानून को किसी प्रकार की कहीं पर भी कोई चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसी को हम सैद्धांतिक दृष्टि से संसद की संप्रभुता कहते हैं। डाइसी ने ब्रिटिश संसद की संप्रभुता के संबंध में बहुत सुंदर शब्दों में कहा है कि ब्रिटिश संसद जो है वैधानिक दृष्टि से इतनी शक्तिशाली है कि वो किसी भी शिशु को प्रौढ़ करार दे सकती है, किसी भी व्यक्ति को मृत्यु के बाद राजद्रोह का अपराधी सिद्ध कर सकती है, किसी भी व्यक्ति को अपने ही मामले में न्यायाधीश बना सकती है और आप कह सकते हैं कि किसी भी गैर कानूनी संतान को कानूनी संतान का करार दे सकती है। तो इस प्रकार से कहने का मतलब ये है कि ब्रिटिश संसद जो है उसकी शक्तियाँ बहुत व्यापक हैं, बहुत विस्तृत हैं और सैद्धांतिक दृष्टि से उसकी शक्ति पर कोई भी सीमाएँ नहीं। अब हम पहले सबसे पहले कि ब्रिटिश संसद की संप्रभुता का आशय, कई शीर्षकों के अंतर्गत हम इसको पढ़ेंगे। पहला है ब्रिटिश संसद कानून निर्माण की एकमात्र संस्था। देखिए, जहाँ पर जिन देशों में संघात्मक शासन व्यवस्था होती है वहाँ पर कानून निर्माण की शक्ति दो स्तरों पर विभाजित कर दी जाती है, एक केंद्रीय व्यवस्थापिका और दूसरी राज्य की व्यवस्थापिका। और जो केंद्रीय व्यवस्थापिका होती है वो सभी प्रकार के विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार नहीं होता है। कुछ विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार केंद्रीय संसद को होता है जो कि राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, और उसके बाद शेष विषयों के ऊपर जो है या कुछ अन्य विषयों के ऊपर कानून बनाने का अधिकार राज्य की व्यवस्थापिका होता है। इसका कानून निर्माण की शक्ति दो स्तरों पर बढ़ जाती है। लेकिन ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था है जहाँ पर कानून बनाने की शक्ति सिर्फ ब्रिटेन की व्यवस्थापिका को, केंद्रीय व्यवस्थापिका को ही प्राप्त है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उसके द्वारा बनाए गए ब्रिटेन की संसद ही संपूर्ण ब्रिटेन के लिए कानून बनाने का कार्य करती है, या वही संपूर्ण देश के लिए कानून बनाने वाली एकमात्र संस्था। दूसरा है कानून निर्माण की शक्ति की कोई सीमा नहीं। ब्रिटेन में जो है कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसके ऊपर ब्रिटेन की संसद कोई कानून बना नहीं सकती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उसकी कानून निर्माण के संबंध में शक्तियाँ अपरिमित हैं और व्यापक हैं और विस्तृत शक्तियों का वो प्रयोग करती है। उसका कारण हम पहले ही बता सकें क्योंकि वहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था है जिसके कारण वह पूरे देश के लिए सभी प्रकार के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार रखती है। इसके बाद है किसी भी कानून में परिवर्तन की क्षमता। ब्रिटिश संसद में कोई भी कानून हो उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकती है और उसमें किसी भी कानून को रद्द करने की भी क्षमता है। देखिए, ब्रिटेन में हमने पहले ही आपको बताया था कि ब्रिटेन में साधारण विधेयक और संवैधानिक विधेयक, इस प्रकार के विधेयक में कोई अंतर नहीं होता है। ब्रिटेन की संसद जिस प्रकार की विधायी प्रक्रिया के आधार पर एक सामान्य कानून का निर्माण करती है, उसी विधायी प्रक्रिया के आधार पर वो संवैधानिक कानून या जिन विषयों का संबंध ब्रिटेन की शासन व्यवस्था से है, ब्रिटेन के संविधान से है, उन विषयों में भी वो परिवर्तन कर सकती है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन की संसद
जिस विधायी प्रक्रिया के आधार पर देश में चिड़ियों की रक्षा के लिए कानून बनाती है, उसी विधायी प्रक्रिया के आधार पर वो ब्रिटेन के सम्राट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री या संसद इनमें से किसी भी संस्था के लिए किसी प्रकार से उनमें परिवर्तन कर सकती है। उनमें कोई भी अंतर नहीं होता। इसलिए हम कह सकते हैं कि वो किसी भी कानून में परिवर्तन करने की क्षमता रखती है। नेक्स्ट है न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था का अभाव। देखिए, ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण जो है वो ये है कि ब्रिटेन में न्यायिक पुनरावलोकन का अभाव पाया जाता है। जिन देशों में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था होती है, जैसे अमेरिका और भारत जैसे देशों में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है, जिसके कारण यहाँ की संसद इतनी संप्रभु नहीं रह पाती है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि यदि संसद कोई भी कानून बनाती है, कार्यपालिका कोई भी ऐसा आदेश पारित करती है जो कि संविधान के विपरीत है, संविधान के विरुद्ध है, तो न्यायालय को उस कानून को अवैध घोषित करने का अधिकार होता है। लेकिन ब्रिटेन में न्यायालयों के पास ये शक्ति नहीं है कि वो ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को या उस कानून के किसी भी भाग को अवैध घोषित कर सके। इसलिए हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन में ब्रिटिश संसद के अलावा कोई भी दूसरी शक्ति या संस्था नहीं है जो कि उसके द्वारा बनाए गए कानूनों को अवैध घोषित कर सके या उनमें कोई परिवर्तन कर सके या कोई किसी कानून को रद्द कर सके। इस प्रकार से ब्रिटेन में ब्रिटिश संसद ही एकमात्र ऐसी संस्था है जो अपने द्वारा बनाए गए कानून में परिवर्तन कर सकती है, उसको अवैध घोषित कर सकती है, उसे रद्द कर सकती है। और ये बात हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश संसद के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उनसे भी सिद्ध होती है। जैसे 1701 में उसने उत्तराधिकार अधिनियम एक्ट ऑफ सेटलमेंट पारित किया, जिसके द्वारा ब्रिटिश सम्राट के उत्तराधिकार के संबंध में नियम बनाए। 1717 का एक सप्तवर्षीय कानून बनाया, जिसके द्वारा उसने लोक सदन की जो अवधि है उसे 3 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष कर दिया। और उसके बाद 1915 में पुनः जो है लोक सदन की अवधि को 5 वर्ष कर दिया गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि साथ ही साथ ब्रिटिश संसद ने 1911 और 1949 के अधिनियम के द्वारा लॉर्ड सभा की शक्तियों को कम कर दिया गया। तो इस प्रकार से ब्रिटिश संसद ही एकमात्र ऐसी संस्था है जो कि सभी प्रकार के नियम बनाती है, उनमें परिवर्तन करती है और उनको रद्द करने की सत्ता रखती है। इसके अलावा कोई भी संस्था ब्रिटेन में नहीं है। लेकिन ये स्थिति हम कह सकते हैं सैद्धांतिक है। व्यवहारिक रूप से ब्रिटेन की संसद जो है वो कभी भी जो है मनमाना कार्य नहीं कर सकती है, या सैद्धांतिक या व्यवहारिक रूप से हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन की संसद के ऊपर काफ़ी नियंत्रण है, बंधन है, मर्यादाएं हैं जिनके अंतर्गत रहकर वो कार्य करती है। तो ब्रिटिश संसद की संप्रभुता पर कौन कौन सी सीमाएं हैं? सबसे पहला है जन्म। देखिए, ब्रिटेन में ब्रिटिश संसद की संप्रभुता का अर्थ जो है वो लोक सदन की संप्रभुता से ही लगाया जाता है, क्योंकि जो लॉर्ड सभा है, संसद का द्वितीय सदन है, वो पूरी तरीके से शक्तिहीन हो चुका है और संसद की संप्रभुता का अर्थ लोक सदन की संप्रभुता से होता है। लोक सदन जो है, हाउस ऑफ कॉमन्स जो है, वो जनता के द्वारा ही निर्वाचित होता है। इसलिए ब्रिटिश संसद का लोक सदन या ब्रिटिश संसद कभी भी ऐसा दुस्साहस नहीं कर सकती कि वो जनता के हितों के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई कानून बना सके। वह हमेशा जनमत पर ध्यान देती है, जनमत के हितों की रक्षा करने का काम करती है और वह जनता के हितों की वृद्धि के लिए ही काम करती है। वो कभी भी जनता के विरुद्ध जाकर कोई कानून बनाने का दुस्साहस नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि यदि जो है वो जनता के विरुद्ध काम करेगी तो अगले निर्वाचन में जनता उसे उनके पद से हटा देगी या ऐसी सरकार को गिरा देगी। तो इस प्रकार ब्रिटिश संसद व्यवहार में कभी भी जनमत के विरुद्ध जाने का दुस्साहस नहीं करती है। अगला है नैतिक बंधन। ब्रिटेन की संसद जो है वो नैतिक बंधन, नैतिकता के अधीन रहकर काम करती है। जैसे जैनिक जैसे विचारक कहते हैं कि वहाँ पर विधानमंडल के पास इतनी शक्तियाँ हैं
या इतनी शक्तिशाली है वहाँ का विधानमंडल कि वो ये विधेयक पारित कर सकती है कि नीली आंखों वाले किसी भी बच्चे को बचाकर रखना अपराध है। तो ऐसी स्थिति में उस बच्चे को बचाकर रखना कानूनी दृष्टि से अवैध है, गलत है। लेकिन इस संबंध में यह है कि कोई पागल विधानमंडल ही ऐसा कानून पारित करेगा और पागल जनता ही उसके इस कानून को स्वीकार करेगी। कहने का मतलब है कि ब्रिटेन की संसद जो है वो कभी भी व्यवहार में इस प्रकार का कानून पारित नहीं करेगी, क्योंकि ये बात जो है वो किसके विरुद्ध है? नैतिकता के विरुद्ध है। इसके बाद है परंपराएं। ब्रिटेन में जो परंपराएं हैं उनके विरुद्ध भी संसद कभी जाने का कार्य नहीं करती है, क्योंकि हम सभी पढ़ चुके हैं कि परंपराएं या जो अभिसमय है ब्रिटेन की शासन व्यवस्था की आधारभूत ढांचा है और वो वर्षों से चली आ रही है। हाँ, यदि कोई परंपरा जो कि सामाजिक दृष्टि से अनुपयोगी हो गई है, जिसका कोई महत्व नहीं रह गया है, जिसका कोई उपयोगिता नहीं है, तो उसको जरूर ब्रिटेन की संसद जो है वो रद्द कर सकती है, उनमें परिवर्तन कर सकती है। लेकिन जो है वो सामान्यतः जो उपयोगी हैं शासन के लिए, ऐसी परंपराओं का कभी जो है उन्हें समाप्त नहीं करती है। उसके बाद है विधि का शासन। विधि का शासन का अर्थ है कानून के समक्ष समानता, यानी सभी लोग जो है वो कानून के समक्ष समान है। तो इस प्रकार जो है ब्रिटेन की संसद जो है विधि के शासन के विरुद्ध जाकर कोई भी कानून नहीं बनाती, अर्थात कानून के आधार पर व्यक्ति व्यक्ति के बीच किसी प्रकार का भेदभाव उत्पन्न करने वाला कानून नहीं बनाती है। अगला है वेस्टमिनिस्टर अधिनियम 1931। जैसे वेस्टमिनिस्टर अधिनियम 1931 में ये स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि ब्रिटिश संसद अधिराज्यों के लिए, यानी जो ब्रिटेन के अधीन उनके गुलाम राष्ट्र हैं या ब्रिटेन के जो उपनिवेश हैं, वो उनके संबंध में तब तक कोई कानून नहीं बनाएगी जब तक कि उन अधिराज्यों की संसद के द्वारा उनके लिए इस प्रकार का कानून बनाए जाने के लिए उनके द्वारा कोई प्रार्थना न की जाए। तो इस प्रकार से संसद जो है वो इस वेस्टमिनिस्टर अधिनियम के विरुद्ध जाकर मनमाने तरीके से किसी भी अधिराज्य के लिए अपने मन से कोई भी कानून व्यवहार में नहीं बनाती है। इसके बाद है प्रदत्त व्यवस्थापन। देखिए, जैसे जैसे लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का विकास होता चला गया, वैसे वैसे हम कह सकते हैं कि राज्य के कार्य क्षेत्र में वृद्धि होती चलेगी, और जिसके कारण हम कह सकते हैं कि जो संसद का कार्य क्षेत्र है, व्यवस्थापन का जो कार्य है, वो बढ़ता चला गया और संसद के पास कार्य का अत्यधिक भार बढ़ गया। तो संसद के पास जो है समय का अभाव हो गया, संसद के लिए कानून बनाने के लिए पर्याप्त समय नहीं रहा। ऐसी स्थिति में संसद ने अपनी कानून निर्माण की शक्तियों को जो है कार्यपालिका को हस्तांतरित करना प्रारंभ कर दिया। इस संबंध में संसद क्या करती है कि किसी भी विधेयक के, किसी भी कानून के संबंध में मोटी मोटी रूपरेखा तय कर देती है और उसके संबंध में विस्तार से नियम, उपनियम और विनियम बनाने का अधिकार वो विभिन्न प्रशासनिक विभागों को सौंप देती है, और वो विभिन्न प्रशासनिक विभाग जो है उन नियमों के अधीन रहते हुए वो उन कानूनों को, उन नियमों और उपनियमों को बनाते हैं। लेकिन व्यवहार में स्थिति यह है कि प्रशासनिक विभागों के द्वारा हजारों की संख्या में इस प्रकार के नियम, उपनियम बनाए गए और वो जो है उनके ऊपर संसद का व्यवहार में कोई भी जो है नियंत्रण नहीं रह जाता है, और इस प्रकार से कहा जा सकता है कि प्रदत्त व्यवस्थापन की शक्ति भी अंततः संसद की संप्रभुता के ऊपर एक प्रतिबंध या सीमा या बंधन के रूप में कार्य करती है या संसद की शक्तियों को कम करने का काम करती है। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय कानून और संगठन। देखिए, ब्रिटेन में जो है वेस्ट रैंड गोल्ड माइनिंग बनाम सम्राट विवाद में ये निर्णय हो चुका है कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है वो राष्ट्रीय कानून का ही एक भाग है, और चूंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून को दुनिया के, संसार के सभी देशों ने उनको मान्यता दे रखी है, तो इसलिए कहा जा सकता है
कि ब्रिटिश संसद भी उन कानूनों का उतने ही सम्मान से पालन करेगी जितना कि अन्य देश करते हैं। और इस प्रकार ब्रिटिश संसद जो है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के विरुद्ध जाकर कोई भी कानून नहीं बनाएगी, और इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है वो भी ब्रिटिश संसद की संप्रभुता के ऊपर एक बंधन है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश संसद की व्यवहार में ब्रिटिश संसद की संप्रभुता का आशय ये नहीं है कि ब्रिटिश संसद जो है मनमाने तरीके से किसी भी प्रकार से कोई भी निरंकुशतापूर्वक कानून का निर्माण करे या कोई भी जो है निरंकुशतापूर्ण कानून बना दे। संसद की संप्रभुता का आशय यही है कि संसद ने किसी प्रकार से जो कानून बना दिया है उसकी सत्ता को चुनौती देने वाली कोई भी सत्ता या शक्ति ब्रिटेन में नहीं है। यही संसद की संप्रभुता का अर्थ है।